Hello everyone. So this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome back to the course of Control System. So last lecture we have discussed the introduction to the control system, that is open loop control system, closed loop control system, and the types of control system basically. So today we will start with the transfer function. So what the transfer function is? So it's a transfer function is the transfer function of a differential equation or a control system is defined as the ratio of Laplace transform of the output, or you can say response, to the Laplace transform of the input, or you can say excitation at zero initial condition. देखिए तो इसको हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इट्स अ Laplace of output variable divided by Laplace of input variable. ठीक है, at zero initial condition. ओके, तो ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन हुआ. ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन किसी चीज़ का हम लिखते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका फिर लाप्लास लेंगे, उसमें जो भी रिस्पॉन्स है या उसका एक्साइटेशन है, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होगा. ठीक है, एक अगर छोटा सा मैं सर्किट बनाऊँ, सिंपल आरसी सर्किट अगर बनाए, सपोज ये हमारा इनपुट है और यू कैन से एक्साइटेशन वी आई, ओके, और ये आपका यहाँ पे इस टर्मिनल पे आउटपुट है वी नॉट. ठीक है, ये आपका आर है, ये सी. ओके, अभी यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, मतलब लाप्लास ऑफ आउटपुट बाई लाप्लास ऑफ इनपुट. तो लाप्लास के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधे एस डोमेन में सर्किट को चेंज कर लें, और एस डोमेन में जब चेंज करते हैं तो इसको अगर एस डोमेन में चेंज कर लें तो सी के प्लेस पे हो जाता है 1/CS, वो ओम में हो जाती है वैल्यू. ठीक है, अगर जीरो इनिशियल कंडीशन है तो, अदरवाइज़ एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हम ऐड करते हैं उसमें. लेकिन जीरो इनिशियल कंडीशन पे है तो हम इसमें आर तो वैसा ही रहता है, सी जो है आपका हो जाता है 1/CS. ठीक है, ये आपका इनपुट रहा है वी आई, और इधर ये आपका आउटपुट रहा वी नॉट. ठीक है, अच्छा, ट्रांसफ़र फंक्शन से पहले एक मैं आपको बता दूं, अगर ये लाप्लास ट्रांसफ़र फंक्शन की लिमिटेशंस की बात करें, इट हैज़ लिमिटेशंस ऑल्सो. फर्स्ट तो आपका क्या है कि जब जीरो इनिशियल कंडीशन नहीं हुआ तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, पहला तो यही हुआ. ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या हो सकती है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट. ओके, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, और इट्स नॉट कन्वीनियंट मेथड टू अप्लाई ऑन द सिस्टम हैविंग मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. सो not convenient to apply on multiple input multiple output system. तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है ट्रांसफ़र फंक्शन की. ठीक है, आते हैं सर्किट पे अपने. तो वी आई, अब हमें ये अगर वोल्टेज चाहिए आउटपुट, ठीक है, इसका लाप्लास ये V1 ऐसा है, ये V0 ऐसा है. आउटपुट हम वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, वी आई इनपुट है,
इस इम्पिडेंस में कितना गया, इस इम्पिडेंस में कितना, ये हमने वोल्टेज डिवाइडर पढ़ रखा है, तो उससे हम लग सकते हैं कि वी नॉट एस इज इक्वल टू वी आई एस। वी आई एस का कितना परसेंट वी नॉट पे आया, तो जिसके अक्रॉस चाहिए उसका इम्पिडेंस ऊपर, तो 1/CS डिवाइड बाई दोनों का सम नीचे R+1/CS। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन जिसको बोलेंगे हम आउटपुट बाई इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाई इनपुट, ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1+RCS। ये एक सिंपल सा एस डोमेन में हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया। ठीक है, तो एक जनरल सा ट्रांसफर फंक्शन हम लिखे हैं nth ऑर्डर का एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिखा है हम, सपोज HS इज इक्वल टू लेट्स से B0 S to the power m plus B1 S to the power m minus 1 plus B2 S to the power m minus 2 प्लस सो लास्ट में आपका बी एम डिवाइड बाई A0 S to the power n प्लस A1 S to the power n minus 1, ऐसे करते करते AN है। तो एक जनरल ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है S के टर्म में, नीचे भी एक पॉलिनोमियल S के टर्म में, एक जनरल जो है ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप का है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि आपका पोल्स क्या होते हैं, जीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप का है, तो जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे, अगर हम डिफ़ाइन करें पोल्स को, तो पोल्स क्या होंगे, जो भी आपके डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है S के टर्म में, उस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो आपके पोल्स होंगे। तो ये क्या होंगे, बेसिकली रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, पोल्स। ठीक है, जीरोस की बात करें, जीरोस हमारे कौन से होंगे, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो आपके न्यूमरेटर जो पॉलिनोमियल है S में, इसके जो रूट्स होंगे वो आपके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, तो पोल और जीरोस क्लियर है। ठीक है, फिर कई बार होता है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम वो कैसे डिफाइन करते हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आपका ऑर्डर ऑफ सिस्टम है, जो हाईएस्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑर्डर है वही सिस्टम है। अदरवाइज नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट इन अ सर्किट, जैसे सर्किट हमने बनाया था उसमें एक C था, L और C दो ही स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, तो उसमें C था और या फिर एक L होता, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट होंगे उतने ही ऑर्डर का आपका सर्किट है, तो उतने ही ऑर्डर का उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और उतने ही ऑर्डर का आपका ट्रांसफर फंक्शन भी ऐसा रहेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं कि या तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल था उसका जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है वो भी वही हमारा सर्किट का, वही हमारे सिस्टम का जो है ऑर्डर है। इसका मतलब उसमें उतने स्टोरिंग एलिमेंट हैं। स्टोरिंग एलिमेंट के सेंस में अगर आपको देखना है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा भी सर्किट हो सकता है आपके सामने, एक C लगा हुआ है, एक इधर भी C लगा हुआ है, और आपसे पूछे कितने ऑर्डर का सर्किट है ये,
तो आप अगर इस तरह से देख रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ़ स्टोरिंग एलिमेंट जो है हमारा ऑर्डर बताता है, तो इस हिसाब से तो आपका ये 2 ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर सर्किट है। लेकिन जहाँ पे हम इक्विवेलेंट निकाल सकें, तो इक्विवेलेंट हो के अगर एक ही स्टोरिंग एलिमेंट बचता है तो हम उसको जो है सिंगल फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोलेंगे, क्योंकि हम इसका सीधे पैरेलल में 2 कैपेसिटर हैं तो इसका इक्विवेलेंट ले सकते हैं, C2 C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, तो एक ही कैपेसिटर हो जाएगा, तो अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, एक C इधर लगा होता, एक रेजिस्टेंस इधर होता, फिर एक C होता, इस तरह से, फिर ये दोनों को हम एक साथ नहीं मिला सकते थे, बीच में रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकल सकता था। तो ऐसे केस में ये सर्किट जो आपका होगा वो 2 इसमें स्टोरिंग एलिमेंट हो गए, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर। तो या फिर एक L है, एक C है सर्किट में, एक R है, तो भी 2 स्टोरिंग एलिमेंट हो गए, एक L भी स्टोरिंग एलिमेंट है, C भी है, तो भी आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो देखना है कि ओवरऑल कितने स्टोरिंग एलिमेंट हैं फाइनल इक्विवेलेंट, तो उतने ही आपका ऑर्डर का सर्किट है, उतने ही ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये भी टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं सीधे सिंपल, ठीक है। और एक टर्म्स डिफाइन करें, हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आगे भी हम डिफाइन करेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो भी बेसिकली क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। वो चलो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ भी देख लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली। अब इसमें हमें अगर पोल 0 प्लॉट करना है, सपोज़ आपको कई बार ट्रांसफ़र फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसके पोल और जीरोस प्लॉट करो एस प्लेन में, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ ट्रांसफ़र फंक्शन के, सपोज़ वी हैव GS ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 2s प्लस 6 s प्लस 2 डिवाइड बाई s प्लस 1 s प्लस 4, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपके पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए एक तरह से, ठीक है। इस फॉर्म में हम बना सकते हैं। अब आपको मालूम है कि न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है वही हमारे जीरोज़ हैं, और जो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल है वही हमारे, जो पॉलिनोमियल के रूट होंगे वही हमारे पोल होंगे, और इसके रूट जो होंगे वो जीरोज़ होंगे। तो अभी आपको प्लॉट करना होगा इनको एस प्लेन में। कैसे प्लॉट करेंगे, ये आपका हो गया j ओमेगा एक्सिस और ये सिग्मा, ठीक है। तो अभी पोल जो है वो सारे रियल हैं, दिख रहे हैं। पोल मतलब कि न्यूमरेटर का, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उनके रूट क्या क्या हैं, रूट एक तो है s इक्वल टू 0, एक है s इक्वल टू -1, एक है s इक्वल टू -4। तो s इक्वल टू 0 पे एक आपका पोल है, s इक्वल टू -1 पे भी एक पोल है, और s इक्वल टू कुछ -4 पे एक पोल है, ठीक है। ज़ीरोज़ की बात करें तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो s प्लस 3 हो जाता है ये टर्म। तो इसका मतलब s इक्वल टू -3 पे एक पोल है, और यहाँ से अगर देखें इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो s इक्वल टू -2 पे एक पोल है। तो एक जीरो जो है आपका -2 पे है, और एक जीरो जो है वो -3 पे है। तो इस तरह से आप उसको लोकेट कर सकते हैं अपने एस प्लेन में। इमेजिनरी पे पोल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाप्लास जो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है। अगर प्रॉब्लम होगी उसमें तो हम इसमें आप मेंशन कर देंगे इस वीडियो के बाद, तो हम इसके बाद पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे अपने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस और आगे सारी चीज़ों में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कई बार ये टाइम डोमेन में भी आपका फंक्शन दिया हो सकता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन या टाइम डोमेन के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिस्पॉन्स है वो टाइम डोमेन के टर्म में दिया हो, और फिर बोले कि इसका
पोल जीरो प्लॉट करिए। तो उसमें क्या होता है, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है और फिर उसके हिसाब से पोल जीरो प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आप उसको डायरेक्ट टाइम डोमेन में भी देख के कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब इनको हम इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो हमारे इस तरह से बनेंगे, दो आपके तीन जो है पोल आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जैसे सपोज e टू द पावर कुछ वाई टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी है प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 3t, ठीक है, प्लस टी ई टू द पावर माइनस 4t प्लस ई टू द पावर माइनस 3t साइन 2t, ठीक है। इस टाइप का कुछ है। अब आपको पोल लोकेट करने हैं तो इसमें हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करेंगे, आप इसका पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, यहाँ पे कुछ इनपुट भी होगा, इसका लाप्लास का कुछ इनपुट भी होगा, तो इनपुट के हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर जो भी आपका आएगा नीचे डिनोमिनेटर के रूट वो आप पोल होंगे उसको आप लोकेट करेंगे। लेकिन डायरेक्ट भी आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। जैसे कि e टू द पावर जितने हैं, इसका मतलब सीधे e के पावर जो आपका कोफिशिएंट है वही आपका पोल है। तो हम सीधे अगर मुझे लोकेट करना हो वो टाइम डोमेन में देख के तो मैं सीधे भी कर सकता हूँ। तो ये जितने e टू द पावर हैं, समझो एक आपका पोल है -1 पे, एक आपका -3 पे है, ठीक है। और t के साथ जो है, t का मतलब कि -4 पे एक पोल है, लेकिन t का मतलब मल्टीपल पोल। t अगर मल्टीप्लाई है, समझिए दो पोल हैं आपके -4 पे, तो -4 पे आपके दो पोल हैं। और फिर एक ये है -3t साइन 2t, इसका मतलब कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब उसका रियल पार्ट आपका है -3 और उसका इमेजिनरी पार्ट है ये जो साइन 2t लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट उसका आपका 2 है। तो इसका मतलब कुछ यहाँ पे और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो -3 प्लस 2j -3 माइनस 2j, ठीक है। तो इस तरह के भी पोल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ कन्वेंशनली आप डिनोमिनेटर का सारा सॉल्व करिए और रूट निकालिए और उसको प्लॉट करिए। एक सिंपल ये भी हिसाब किताब है, ठीक है। ओके, चलिए ये तो हम अभी डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि अभी बाकी सारी चीज़ें भी करनी है टाइम रिस्पॉन्स में, उसमें भी करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पे। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से पहले ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो एक ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी भी ट्रांसफर फंक्शन या किसी भी सर्किट के इक्वेशन का। तो जैसे नॉर्मल सिंपल सर्किट वही ले लें हम जो हमने बनाया था अभी, आर सी, तो 1/CS एंड दिस इज आर। ये इनपुट रहा और ये आपका आउटपुट रहा, ठीक है। अच्छा, सपोज ये हमारा करंट है IS, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन हम, IS अगर इक्वेशन लिखें तो IS इज इक्वल टू क्या, KVL लगा दें यहाँ पे। मान लें यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज V0 ही है, ये V0 जो है यहाँ भी है इधर का वोल्टेज, ठीक है। तो IS क्या है, बेसिकली आपका है V इनपुट माइनस V आउटपुट बाई R, ठीक है। और V0 क्या है, V0 है बेसिकली इसके क्रॉस का वोल्टेज, तो इसमें करंट है I, इम्पिडेंस है इसका 1/CS, तो V क्या होता है I इंटू जेड, तो V0 को आप लिख सकते हैं IS इंटू 1/CS।
तो अब इसको ही इक्वेशन को अगर मैं ब्लॉक के फॉर्म में बनाऊँ तो कैसे करूँगा? आई एस क्या है? सपोज आपके पास ये आई एस है, या फिर ये आउटपुट से ही चलो चलते हैं। ये मान लो आपका आउटपुट है वी नॉट, ठीक है। आउटपुट कैसे मिला? आई एस इंटू 1/CS। इसका मतलब कुछ 1/CS का एक ब्लॉक लगा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक आई एस आ रहा होगा, तभी आई एस इंटू 1/CS मिल गया वी नॉट को। अब ये आई एस कहाँ से आया? तो आई एस की इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। आई एस क्या है? वी आई माइनस वी नॉट। यहाँ मान लिया आपका इनपुट है वी आई, ठीक है, वी आई माइनस वी नॉट बाई आर। तो इसका मतलब कुछ एक चीज़ लगा होगा जिससे हमारा वी आई माइनस वी नॉट दोनों का डिफरेंस जा रहा है। इसका मतलब वी नॉट माइनस यहाँ आया होगा, तो वी आई माइनस वी नॉट यहाँ से निकला होगा और उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा क्या? एक ब्लॉक दैट इज़ 1/R। बना दिया हमने ब्लॉक डायग्राम सीधे इक्वेशन से। पहले हमने आउटपुट लिख दिया, वी नॉट क्या है? आई एस, तो एक आई एस कुछ बना दिया रैंडम 1/CS ब्लॉक। अब आई एस कहाँ से आया? तो वी आई माइनस वी नॉट। वी आई तो इनपुट हो गया, और वी आई माइनस वी नॉट है, इसका मतलब हमको एक डिफरेंशिएटर चाहिए था, डिफरेंशिएट लगा दिया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट हुआ और साथ में 1/R भी फैक्टर था, तो एक ब्लॉक लगा दिया 1/R, आई एस मिल गया। इस तरह से किसी भी सर्किट का हम ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन भी आप निकाल सकते हैं, आपने निकाला भी, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम से भी हम फिर ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई ब्लॉक डायग्राम ऐसा दिया हो किसी भी सिस्टम का, ठीक है, तो आपको निकालना हो आउटपुट अपॉन इनपुट, लाप्लास ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके भी निकाल सकते हैं। तो वो जो हम करेंगे वो हमारा होगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करके फाइनली एक ब्लॉक डायग्राम पे पहुँचेंगे जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइनल उसका आंसर होगा, ठीक है। तो वो टेक्निक हम देखेंगे, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम होगा उसमें हम स्टेप्स लगाएंगे और अपना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन टेक्निक अगर देखें, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, फर्स्ट तो आपका कोई अगर ब्लॉक है, सपोज ये फाइनल GS, इधर आपका इनपुट है RS एंड हियर इज योर आउटपुट CS। तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज CS बाई RS दैट विल इक्वल टू योर GS, क्योंकि एक ही ब्लॉक है बीच में, ये हो जाएगा आपका GS, ठीक है, ओके। अच्छा, अब टेक ऑफ पॉइंट क्या होंगे? टेक ऑफ पॉइंट क्या होंगे? सेकेंड, ये हमारा कोई ब्लॉक है, ये इनपुट है R, GS, ये आउटपुट है। इधर से कोई एक पॉइंट निकाल के हमने इधर लिया है जैसे, तो ये पॉइंट हमारा जो होगा वो ये टेक ऑफ पॉइंट होगा। ये कौन सा होगा? ये क्या होगा? टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से एक समिंग पॉइंट होता है। समिंग पॉइंट अभी हमने देखा, बना रहे थे हम डायग्राम, इस टाइप से होगा कुछ। इधर आपका G है, तो इसमें कुछ ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये आपका समिंग पॉइंट है। इस तरह से आपका समिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल कहें या बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। सेकंड, आपके अगर कैस्केड में है दो ब्लॉक, सपोज G1 है साथ में एक G2 है, ये आपका इनपुट है RS एंड दिस इज़ योर आउटपुट CS। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा CS बाई RS वो आपका सीधे हो जाएगा G1 G2,
सीधे कैस्केड में जो होंगे वो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड रूल, पैरेलल अगर आपके ब्लॉक्स हैं, लाइक यहाँ कोई ब्लॉक्स है, G1 है, ठीक है, यहाँ एक कोई समिंग पॉइंट लगा हुआ है और ये आपका इनपुट है, इधर आ रहा है, यहाँ से कोई अलग एक है G2, वो भी समिंग पॉइंट पे है, प्लस एक और पॉइंट निकला हुआ है इस तरह से G3, ठीक है, ये भी प्लस, यहाँ आपका आउटपुट है CS, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये पैरेलल में ऐड है, ठीक है, तीनों सेम जगह से टेक ऑफ पॉइंट सेम है, एक ही जगह मिल रहे हैं समिंग पॉइंट पे, तो ये तीनों पैरेलल में है। इस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन हो तो जो फाइनल हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन CS/RS, तो हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो वो सीधे हो जाएगा G1 + G2 + G3, ठीक है। तो हम अगर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे तो इसकी जगह पे हम RS और CS के बीच में एक ब्लॉक बना देंगे, इस पूरे की जगह पे हम एक ब्लॉक बना देंगे और उस ब्लॉक का नाम रहेगा क्या, G1 + G2 + G3, ठीक है। ये रहा। और रूल देखें तो ये तो आपके हो गए पैरेलल में ऐड हो रहे हैं। एक मिनट रूल में बना देता हूँ। हाँ, और रूल देखते हैं नेक्स्ट। क्या रूल हो सकता है एक कि अगर आपका कोई ब्लॉक है, सपोज़ ये G और इधर आपका आउटपुट है CS और इधर आपका इनपुट था जैसे RS, इसमें से कोई टेक ऑफ पॉइंट लिया हुआ है, लेट्स से दिस इज़ H, ठीक है। तो कभी भी आप टेक ऑफ पॉइंट को जब ब्लॉक के आगे ले जाएंगे, ये रूल रखेंगे, टेक ऑफ पॉइंट को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, ब्लॉक के अगर आगे ले जाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा। अभी तो आपको क्या लग रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ से R उठा लिया इसने, तो इसका आउटपुट कहीं ना कहीं आपको RH होगा, ठीक है। और आप अगर आगे ले जाते हो, सपोज़ आपने अभी क्या किया, इसको आगे ले गए, तो ये रहा आपका G, ये रहा C, इधर आपका RS है, आपने ये टेक ऑफ पॉइंट इधर ले आया, इधर, तो अभी ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, जो आपका H था, अभी अगर H रहेगा अभी भी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपको क्या मिला है RG, यहाँ तक आउटपुट क्या आ रहा है RG, तो RG × H हो जाएगा उसका आउटपुट है, क्योंकि यहाँ से आपने R × G आया, तो इसका मतलब आपने RG लिया है यहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं H लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा RGH, जो कि चाहिए नहीं था, आउटपुट हमको RH चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक H था वो हो जाएगा अब H/G, तब इसका आउटपुट हमारा RH बना रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे सीधे एक रूल याद रखेंगे आप कि जब भी टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आगे, तो वो जो ब्लॉक जिसको हमने बाईपास किया, शिफ्ट किया, वो डिवाइड हो जाएगा इसमें, H/G हो जाएगा ये, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर आप इस तरह से थे, टेक ऑफ पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे था, लेट्स से H, ठीक है, इसको आपको अगर पीछे लेके जाना हो इधर, ठीक है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे अगर है तो आपका आउटपुट क्या है इसका, यहाँ पे आपका आउटपुट है RGH, जैसा मतलब आप पीछे ले जा रहे हैं तब भी आपका आउटपुट RGH रहना चाहिए, लेकिन पीछे लेके चले जाएंगे तो सीधे RH हो जाएगा आउटपुट, RGH नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसको पीछे लेके जाएंगे
अगर पीछे से शिफ्ट करना है कभी, आपने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया इधर, तो अभी आपका ब्लॉक ये चेंज होके एच ना होके जी एच हो जाएगा, क्योंकि अब इसका अगेन आउटपुट जो है आर जी एच बना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे टेक ऑफ पॉइंट को जब ब्लॉक के आगे शिफ्ट करेंगे तो वो ब्लॉक डिवाइड हो जाएगा एच बाई जी, और ब्लॉक के जब पीछे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो वो ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, राइट शिफ्ट में डिवाइड, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई, ये रूल याद रखेंगे। ठीक है, 4 नंबर। 5th रूल है आपका समिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास सपोज़ यहाँ कोई समिंग पॉइंट है और इधर आपका ब्लॉक है जी, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एच है, आर सी, समिंग पॉइंट में उल्टा है, जब आप राइट शिफ्ट करेंगे, आगे जाएंगे, तो यहाँ आपका ये ब्लॉक एच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आगे शिफ्ट हो रहे हैं, समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ जो ब्लॉक था आपका एच वो हो जाएगा जी एच। ठीक है, जैसा भी हो। ठीक है, तो समिंग पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि जब भी हम आगे शिफ्ट करेंगे तो वो ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पीछे शिफ्ट करेंगे तो ब्लॉक डिवाइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और इसमें रूल्स हम ऐड कर सकते हैं। समिंग पॉइंट में वैसे तो एरो तो वैसे अंदर ही रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा समझ लीजिए आप जब समिंग पॉइंट को राइट ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया ब्लॉक जी, लेफ़्ट ले जाएंगे तो ब्लॉक जी डिवाइड हो जाएगा, उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे वाइस वर्सा। और क्या पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, और अगर ब्लॉक हम इसमें बनाना चाहें और रूल बनाना चाहें, तो एक रूल ये है कि समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट का, आपके पास एक समिंग पॉइंट है, यहाँ आउटपुट है, यहाँ इनपुट था, और एक टेक ऑफ पॉइंट है, सपोज़ ये कुछ टेक ऑफ पॉइंट ले लें, सिंपल, चलो एच कुछ ऐसे ही लेते हैं, लाइन, एक टेक ऑफ पॉइंट आपका यहाँ पे कोई आउटपुट है। ठीक है, ये समिंग पॉइंट है, तो इस पर कोई इनपुट है, मान लो x1 प्लस माइनस, तो जब इसको आप इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे लेके जाएंगे समिंग पॉइंट से, अगर आपको आगे लेके जाना है तो कैसे, क्या चेंज आएगा, इस पे प्लस माइनस x1 है, तो इस हिसाब से आपका क्या था, यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा था वो r था। ठीक है, अब लेकिन अब आगे शिफ्ट होके चले जाएंगे आप, सपोज आपने यहाँ ले आया, तो अभी आउटपुट क्या हो गया, r प्लस माइनस x1, इसका आउटपुट हो जाएगा r प्लस माइनस x1, लेकिन हमको सिर्फ r ही रखना है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे एक समिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू होगी माइनस प्लस x1, प्लस माइनस x1 आ गया, माइनस प्लस x1 कर लेंगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इधर r। तो कुल मिला के ये कि जब टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से आगे शिफ्ट करेंगे राइट में, तो एक और समिंग पॉइंट वहाँ ऐड होगा अपोजिट पोलैरिटी का। ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी का ऐड हो जाएगा, और वाइस वर्सा अगर पीछे लेके जाएंगे तो समिंग पॉइंट ही ऐड होगा सेम पोलैरिटी का। ठीक है, तो इसको अगर पीछे लेके जाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, समिंग पॉइंट आगे इस तरह से हो सी आर, इसको पीछे लेके जाना है, इस पे हमारा कोई प्लस माइनस x1 है, तो यहाँ अगर मैं पीछे लेके आ गया
इस पर प्लस माइनस x1 है ये सी आर। तो यहाँ हमको एक समिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा सेम पोलैरिटी का, प्लस माइनस x1। ठीक है, देखिए टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से कैसे ट्रांसफ़र करना है। और एक रूल हो सकता है कि दो समिंग पॉइंट एक साथ हैं तो उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कोई ऐसा बहुत बड़ा रूल नहीं है। ठीक है, तो दो समिंग पॉइंट एक साथ है तो उनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आपका फीडबैक रूल, कि आपका इस टाइप का है, एक फॉरवर्ड पाथ है जी, ये आपका सी आर एस, इधर आउटपुट है सी, और यहाँ से आपको कोई फीडबैक आया है एच इस पे। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट होगा दैट इज़ सी एस बाई आर एस, जो ट्रांसफ़र फंक्शन आप लिखेंगे वो डायरेक्टली आप लिखेंगे क्या, जी एस अपॉन 1 माइनस प्लस जी एस एच एस। ठीक है, वो क्या होगा, जी अपॉन 1 प्लस माइनस, यहाँ अगर प्लस माइनस है तो अपोजिट माइनस प्लस, अगर यहाँ पे होता नेगेटिव फीडबैक होता माइनस तो यहाँ पे आता 1 प्लस जी एच, पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ आता 1 माइनस जी एच। ठीक है, जी अपॉन 1 माइनस जी एच, ये हम जब रिड्यूस करेंगे अपने किसको, लूप डायग्राम को। ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पहुँचेंगे अपने ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ। तो एक एग्जांपल छोटा सा देखा आपने, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हमें सॉल्व करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, स्टेप फॉलो करें आप। तो आप देख रहे हैं कि ये एस और ये एस दोनों कैस्केड में है, तो इनके बदले हम कोई एक एस लिख सकते हैं क्या, एस स्क्वायर, सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं कैस्केड में। ठीक है, तो आपका कैसा हो जाएगा डायग्राम, आपका यहाँ पे एक एस स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक समिंग पॉइंट है ये, प्लस आगे इधर एक है 1 अपॉन एस और ये सी एस। ठीक है, इधर आपका एक समिंग पॉइंट यहाँ पे, ये इनपुट है आर। ओके, और यहाँ से ये 1 अपॉन एस आया हुआ है, इस पे पॉजिटिव ही है। ठीक है, और एक इधर से इधर गया हुआ था नेगेटिव। चलो अभी क्या दिख रहा है, ये सेकंड स्टेप में आ गया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कैस्केड में से। अभी आपको दिख रहा है कि ये और ये यहाँ टेक ऑफ पॉइंट ला के सेम ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इनको रिड्यूस करके आप सिंगल ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसा बनेगा, सिंगल ब्लॉक अगर लगा देंगे, इसी के आगे बनाता हूँ मैं, इनको रिड्यूस करके सिंगल ब्लॉक, तो एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस सीधे, तो ये पूरे को जो है आप लिख सकते हैं सीधे एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस। तो इनपुट समिंग एक ब्लॉक लगेगा किसका, एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस का। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका एक और 1 बाई एस, और यहाँ आउटपुट सी, यहाँ इनपुट था आर एस। ठीक है, एक फीडबैक और था यहाँ से लेके यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आपको एक फीडबैक मिला जो जिसकी वैल्यू है 1, तो ये आपका जी एस हो गया, और ये जो एच एस जो हमने लास्ट फॉर्मूला लिखा था अभी, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, तो ये एच आपका 1 है एक तरह से। ठीक है, तो आप इसको लूप रिडक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस पूरे ब्लॉक को आप हटा के क्या लिखेंगे, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, तो जी आपका ये है, मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, जी अगेन ये है एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, एच है आपका 1, ये इंटू 1, कुछ और होता तो वो भी लिखते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 1 बाई एस जो भी यहाँ ब्लॉक आएगा उससे ये 1 बाई एस कैस्केड में होगा, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही आपका सी एस बाई आर एस फाइनल ब्लॉक। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ऊपर एस क्यूब प्लस 1
नीचे हो जाएगा एस क्यूब प्लस एस प्लस 1, ठीक है। ये तो ये ब्लॉक यहाँ पे लग जाएगा और फिर उसके बाद 1/s मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल जो CS/RS आएगा आपका वो क्या आएगा, पर एस क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस एस प्लस 1 इंटू 1/s, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को रिड्यूस करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। चलिए एक एग्जांपल और लिखा था हमने, ये इसको रिड्यूस करना होगा कैसे करेंगे। तो एक बार पहले ब्लॉक को ध्यान से देख लेंगे कि कौन सा काम हमें, क्योंकि एक कोई यूनिक नहीं होता, ब्लॉक डायग्राम जो है वो यूनिक नहीं होता किसी भी फंक्शन का हो सकता, तो उसको रिडक्शन टेक्निक भी यूनिक नहीं है कि हम एक ही जैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो भी कन्वीनियंट लगे, जो आपको ईजी लगे, वो काम आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको जो लग रहा है कि जहाँ से हमारा रिडक्शन स्टार्ट हो जाए, ऐसा कोई स्टेप मैं लूँ सबसे पहले और अपना काम स्टार्ट कर दूँ, तो क्या हो सकता है ऐसा स्टेप, कोई रैंडम स्टेप। जैसे कि सपोज मैं ये जो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, कलर चेंज करता हूँ, इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं अगर यहाँ से उठा के इधर ले आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये G3 G4 फिर हो जाएंगे कैस्केड में, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये G5 उनके साथ पैरेलल में ऐड हो जाएगा, तो इनको मिला के एक ब्लॉक बन जाएगा बड़ा आसानी से। और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो एक लूप वाला ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको रिडक्शन करेंगे, अब दोनों को कर लेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो आपको ईजी हो जाएगा देखने में। G1 G2, ठीक है, ये टेक ऑफ पॉइंट अभी इधर लेके आएंगे, G3 G4 ठीक है। तो यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट को G3 के इधर ले आया, ठीक है। तो इसमें जब ले आए तो अब ये H1 नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी रूल पढ़ा था हमने, जब टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक डायग्राम के पीछे ले जाएंगे तो ये ब्लॉक इसमें सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, G3H1, ठीक है, और ये इधर आके नेगेटिव में, क्लियर। और ये आपका ब्लॉक एक यहाँ पे G5 पड़ा हुआ है, ये आ रहा है इसमें सीधे पॉजिटिव होके, ठीक है। और एक यहाँ पे लास्ट में ये H2 एज इट इज़ है अभी, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब दिख रहा है आपको कि ये जो पूरा है, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, G3 G4 कैस्केड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और G5 के साथ ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे एक हमारा G और H लूप में है, तो G/1 + GH वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर एक ब्लॉक ये आ जाएगा, एक ब्लॉक ये, और ये G1, तीनों आपस में हो जाएंगे कैस्केड में, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला मैं डायग्राम हटा दूँ, अगर आगे हम इसको करना है तो नेक्स्ट डायग्राम जो हम बनाएंगे वो कैसा बनेगा, पहले से बना हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसमें इरेज करता हूँ। अब इस पूरे को आपने देख लिया क्या है डायग्राम, ये इस पूरे को हम बना देंगे क्या, इस पूरे को ये सीधे लूप में जाएगा। और ये तो पहले हम इसको अगर हटा दें और लिखेंगे G3 G4 + G5, तो इनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक ब्लॉक रहेगा बस और उसकी वैल्यू रहेगी G3 G4 + G5, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इसको भी रिड्यूस कर दिए, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं फीडबैक लगा के, G/1 + GH क्या हो जाएगा, ये है G2/1 + G2H है, ये G3H1,
तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी इस पूरे को हटा के, ठीक है। तो चाहे तो हम वो भी लिख सकते हैं, मैं इस पूरे को हटा दूं, इनका रिडक्शन जो है फाइनली किस में हो जाएगा, इनका रिडक्शन हमारा एक ब्लॉक लग जाएगा और उसकी वैल्यू होगी ये G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H1, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तीनों आपको दिख रहे हैं कैस्केड में है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो एक ब्लॉक आएगा वो आपका समझिए G हो जाएगा, और ये आपका जो फीडबैक है, और फिर से इसमें लूप वाला फॉर्मूला लगा देंगे G/1 प्लस GH, और फाइनल आपका CS/RS आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले में क्या होगा, सीधे एक ब्लॉक बनेगा, उसका वैल्यू क्या होगी, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, G1 G2 G3 G4 प्लस G5, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H1, ठीक है। इन तीनों को मैं कैस्केड कर दूंगा तो आपका ये ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन सबको हटा के सिंगल वो ब्लॉक लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस पूरे को हटा के सीधे एक ब्लॉक हम लिख सकते हैं, क्या है उसकी वैल्यू, G1 G2 G3 G4 प्लस G5 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H1, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझिए अब एक G, और ये आपके पास एक फीडबैक है H, तो G/1 प्लस GH, यही आपका फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको करना है नेक्स्ट। तो फाइनल जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूँ, तो फाइनल आंसर जो होगा CS/RS वो क्या हो जाएगा, G/, तो G मतलब ये पार्ट, ये क्या है, G1 G2 G3 G4 प्लस G5 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H1, G/1 प्लस GH, 1 प्लस सेम चीज़ उसमें H2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G1 G2 H2 मल्टीप्लाई कर दिया, G3 G4 प्लस G5 और डिवाइड बाई ये सेम चीज़ 1 प्लस G2 G3 H1। अब यहाँ से इसको ये नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, G1 G2 G3 कट जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हैं, इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक कोई स्टेप फॉलो करते हुए अपना ब्लॉक डायग्राम पूरा रिड्यूस करेंगे, और फाइनली हमको हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। इसका और कन्वीनियंट ईजी मेथड भी है कंपेरेटिवली इसके, वो है हमारा सिग्नल फ्लो मेसन गेन फार्मूला, एक पढ़ते हैं हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो अपने ब्लॉक डायग्राम को हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ, फिर उसमें एक मेसन गेन फार्मूला करके उसका यूज़ करके हम सीधे ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में आए तो आप हम जनरली मेसन गेन ही लगाते हैं, ताकि आसान हो, जल्दी रिडक्शन हो हमारा। और बाकी अगर आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें तो क्वेश्चन अगर आया है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज़ करके करना है, तो आपको फिर ब्लॉक डायग्राम स्टेप बाय स्टेप सारे बनाने हैं। मतलब एक ऑपरेशन कुछ आपने किया तो उसका एक ब्लॉक बनाइए, मैंने तो यहाँ मिटा के कर दिया, ब्लॉक लगा दिया, आपको उतने ही ब्लॉक बनाने हैं स्टेप बाय स्टेप, उसकी मार्किंग होंगी। तो आप एक ऑपरेशन करेंगे, लिखेंगे कि इसको इस पॉइंट को यहाँ ले गए और उसमें क्या ब्लॉक बना, क्या रिडक्शन हुआ वो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे, उसके लिए अलग, नेक्स्ट करेंगे अलग डायग्राम, इस तरह से रिड्यूस करते हुए फाइनली पहुँचेंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा रहा रिडक्शन टेक्निक, बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल हैं, अब इसको ट्राई करेंगे, कहीं कहीं फंसते हैं तो हम और भी रिडक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट में सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।